नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां रोजगार मेले में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लेकिन आप देशवासियों के सपनों की ओनरशिप ले रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से आपका सक्रिय प्रोएक्टिव योगदान बहुत जरूरी है। आई गॉट पोर्टल पर आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते चलें। आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला पूरा समय, आज तो शरद पूर्णिमा है, आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है। आप जहां हो, भले सरकारी काम में लगे हो, लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर जगह पर पहुंचाइए। आप अपने परिवारजनों को भी बताइए कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे और वही रोजगार के नए अवसर देने का भी एक माध्यम है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 51,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली बांटा गया है। और बता दें कि ये आगरा से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। रोजगार मेले से पीएम मोदी तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले रमनकेगढ़ में राहुल भरेंगे चुनावी हुंकार। कोंडागांव, कांकेर, कवर्धा में करेंगे जनसभाएं। प्रदेश में कर सकते हैं चुनावी घोषणाएं। तो बता दें कि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। ऐसे में चुनावी जनसभा करने वाले हैं और रमनकेगढ़ में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बता दें कि छत्तीसगढ़ पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हैं और अब रमनकेगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। तो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनावी ताल ठोकने के लिए राहुल गांधी गए हैं छत्तीसगढ़। चूंकि छत्तीसगढ़ में 7-17 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि कोंडागांव, कांकेर में भी जनसभा को संबोधन देंगे वो। प्रदेश में कर सकते हैं चुनावी घोषणाएं। तो प्रदेश में चुनावी घोषणाएं भी राहुल गांधी द्वारा मुमकिन है कि की जा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। रमनकेगढ़ में भरेंगे राहुल गांधी चुनावी हुंकार। क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी आई थी और छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार उन्होंने भरी थी। अब राहुल गांधी यहाँ पे चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। रमनकेगढ़ में राहुल गांधी जनसभा करने वाले हैं, संबोधन वो अपना देंगे। तो बता दें कोंडागांव, कांकेर, कवर्धा में करेंगे जनसभाएं और ऐसे में राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। और इस बीच रायपुर से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों का आज प्रदेश दौरा है और नामांकन और आम सभा में ये स्टार प्रचारक शामिल होंगे। 2 दिन रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। स्टार प्रचारक के हैं जेपी नड्डा। बता दें कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े मंत्रियों के नाम है और ऐसे में जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। नामांकन और आम सभा में शामिल होंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पदाधिकारियों की बैठक भी लेने वाले हैं। कल डोंगरगढ़ और चंद्रपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और बता दें कि डोंगरपुर के दौरे पर, डोंगरगढ़ के और चंद्रपुर के दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा। तो स्टार प्रचारकों में से एक है जेपी नड्डा और ऐसे में छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं।
बता दें जोगी कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी। पार्टी ने 27 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। रायगढ़ से मधुबाई किन्नर JCCJ उम्मीदवार, रायपुर पश्चिम से भगत हरबंस को मैदान में उतारा गया है। अकल तरा सीट से रिचा जोगी उम्मीदवार बनाई गई है और अमित जोगी की पत्नी है रिचा जोगी जो कि उम्मीदवार बनाई गई है। रायगढ़ से मधुबाई किन्नर JCCJ उम्मीदवार बनी है। बता दें रायपुर पश्चिम से भगत हरबंस को मैदान में उतारा गया है। वही जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अकल तरा सीट से रिचा जोगी उम्मीदवार बनाई गई है। बता दें रिचा जोगी अमित जोगी की पत्नी है जिनको अकल तला से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपकी 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की है आम आदमी पार्टी ने। लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। रायपुर दक्षिण से विजय झा को मिला है टिकट। रामानुगंज से नीलम ठाकुर लड़ेंगे चुनाव। पाटन से अमित हिरवानी को बनाया गया है उम्मीदवार। शक्ति से उम्मीदवार बनाए गए हैं अनुभव तिवारी। संजय यादव महासमुंद से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। रायपुर दक्षिण से विजय झा को टिकट मिला है। लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। रामानुगंज से नीलम ठाकुर अब चुनावी हुंकार भरने जा रही है। पाटन से अमित हिरवानी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 5वीं लिस्ट आम आदमी पार्टी की जारी हो चुकी है और 12 उम्मीदवार इस लिस्ट में है। तो वहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए लिस्ट जो जारी की है उसमें नाम पीएम मोदी, JP नड्डा, राजनाथ सिंह का है और सीएम योगी सहित 40 बीजेपी नेताओं के नाम भी इसमें शामिल है। 17 विधानसभा चुनावों पर होना है चुनाव। 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को होना है दूसरे चरण का चुनाव और ऐसे में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पीएम मोदी, JP नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम इस लिस्ट में है। तो बता दें कि 40 सीटों पर चुनाव होना है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मास्टर प्लान जहां केदारखंड में आज अनेकों कार्य चल रहे हैं जिसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ हमारा जो पुनर्निर्माण का कार्य है केदारनाथ जी का वह तेजी से काम चल रहा है। 800 से भी ज़्यादा आज श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। जल्दी ही हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भी जल्दी ही अपना निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा अभी हाल की यात्रा में जो जौलीकोंग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ सीमांत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की है, उस यात्रा के बाद उत्तराखंड की सरकार इन सभी जो मानसखंड के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थान है, हमारे मंदिर हैं, उन सभी का एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है और भारत सरकार के सहयोग से जहां एक सर्किट बृहद रूप से इसका बनाया जाएगा, वहीं आने वाले समय में 4 धाम यात्रा के यात्री पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएं। कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास करेंगे और भारत सरकार से भी इसके सहयोग के लिए निवेदन करेंगे। धन्यवाद। मुंबई और अहमदाबाद की तैयारियां बंगलोर में हो रहा है, आगे का तो क्या प्लान है? और अब स्थानीय जो स्थापित उद्योग है उत्तराखंड में उनके साथ ही 22 और 24 तारीख को 2 बड़ी बैठकें हैं ताकि वो भी अपना प्लान बढ़ा करें, क्योंकि कई प्रस्ताव उद्योग को मिले। देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में इन्वेस्टर समिट राज्य के अंदर हुई थी। उस समिट में भी बहुत सारे प्रस्ताव और बहुत सारे MOU उस समय हुए थे। उसमें से बहुत सारे लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और इस दौरान जो हमने उसी काम को आगे बढ़ाया उसमें इंग्लैंड, आबू धाबी और दुबई, दिल्ली और मद्रास, इन शहरों में
सभी निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से मिलना हुआ था, सबसे बातचीत की है। सभी से बात करने के बाद बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव और उनका आकर्षण उत्तराखंड की ओर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के करार हमारे साथ हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन हमने तय किया है कि MOU होते रहेंगे और उस पर आगे गुणवत्ता के आधार पर या राज्य की जो प्राथमिकता होगी या राज्य के लिए जो ज्यादा फायदेमंद होंगे, उन सभी को हम अपनी प्राथमिकता में लेंगे। लेकिन उसकी ग्राउंडिंग ठीक से हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले ही जिस दिन हमारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जो कार्यक्रम हमारा 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित है, उससे पहले हमारा प्रयास है कि उसकी एक अच्छी ग्राउंडिंग पहले ही हम कर लें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि पूरे देश दुनिया के अंदर धीरे धीरे उत्तराखंड की बात जा रही है। उत्तराखंड की जो यहाँ पर कानून व्यवस्था से लेकर जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो श्रमिक वर्ग और प्रबंधक वर्ग के बीच बहुत ज्यादा जो क्लैश नहीं है, और एक यहाँ की जलवायु से लेकर पर्यावरण, यहाँ का शुद्ध आबोहवा पूरे विश्व के लोगों को, देश के लोगों को आकर्षित कर रही है। उसमें उन सब लोगों को जहां वो लोग आना चाहते हैं, हमारा भी ये प्रयास है कि उनके लिए अच्छी योजनाओं का थोड़ा मैं कहूँ कि लिबरल जिनको योजनाओं को बनाना, नए पॉलिसीज को लाना, वो सब काम हमने किया है। एक लैंड बैंक भी तैयार किया है और जरूरत पड़ने पर आगे भी हम लोग जो इन्वेस्टर हैं उनके बहुत सारे सुझाव भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर हेली सेवा अभी हेली सेवा देने के लिए, और देहरादून में आज लगभग 37 फ्लाइटें पूरे देश के अंदर से प्रमुख शहरों से यहाँ से जाती हैं। कुछ शहर अभी छूटे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने आगे निकट भविष्य में उन शहरों को भी जोड़ना है। और दुबई और अबू धाबी में जब हम लोगों से मिले थे तो लोगों ने एक अपनी ये बात भी हमको सुझाव के रूप में दी थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देहरादून से या पंतनगर से होगी तो और देश दुनिया के लोग आएंगे। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी इसका निवेदन किया है कि जल्दी ही जो है हमारी जो हवाई सेवाएं हैं उनको भी उच्चीकृत किया जाए। देखिए, विशेष रूप से इंडस्ट्री है और टूरिज्म है, इसके साथ वेलनेस का है, हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर हमारा विशेष फोकस है। बाकी एडवेंचर टूरिज्म भी काफी लोगों ने जो है उसको प्राथमिकता से कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। हेल्थ के सेक्टर में कैंसर जैसी बीमारियों से इलाज के लिए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग सेक्टरों में, चूंकि हमारे यहाँ पर फार्मा का भी बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स का भी बड़ा हब है, बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से काम कर रही है। एक सुदीप ने पहले प्रश्न पूछा था कि पुराने वाले जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें से भी हमको जो है एक बड़ी संख्या, मतलब मैं समझता हूँ कि 10 से 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन जो पुरानी जो इंडस्ट्री हमारे पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी अपने को एक्सपेंड कर रही हैं। और हमने कुछ नियमों में भी और पॉलिसी में भी कुछ जो शिथिलीकरण किया है, लिबरल जो बनाया है, उसमें उनके जो अंदर का जो एरिया होता है, क्या बोलते हैं उस एरिया को जिसके अंदर फैक्ट्री लगी होती है, वो ग्राउंड कवरेज एरिया, उसको भी हमने थोड़ा जो है उसमें भी हमने थोड़ा ढील दी है कि जितनी जरूरी है उसके अलावा वो अपने यूज में ले सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं टोटल इतनी है अभी तो। आगे जो अभी और भी, चूंकि क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें ये पहले का बना हुआ है, तो आगे समय में जैसे समय समय पर विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें परिवार कितने हैं और इसमें परिवार तो एग्जैक्ट अभी इसमें जितने भी परिवार हैं जो भी उसके जन्म आएंगे
उन सभी के पुनर्वास के लिए हमने पहले से ही कैबिनेट में नई जमीन जो है पराग फार्म में वो देख ली है और उनका पुनर्वास हम पराग फार्म में करेंगे वहाँ। नहीं, हमारा प्रयास होगा कि जो भी अब अन्य औपचारिकताएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों और जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन होकर उस पर काम को प्रारंभ किया जाए। नहीं, कर लिया 6,000 एकड़। ऐसा देखने को मिला है कि जो पहले से जो अलॉट किया हुआ है उसको हम कैसे कर रहे हैं, उसमें सब नाबार्ड और रिजर्व बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं जिसका नाम हमने कैंसिल कर दिया है, तो सर क्या ये उसका नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त स्थान है और रेजिडेंशियल जो कोई क्वार्टर बनाने हैं या हमारे कर्मचारियों के अधिकारियों के अगर आवास बनने हैं तो वो प्राथमिकता के आधार पर कि कहाँ पर अच्छे आवास बन सकते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्री लग सकती है, उसकी दोनों की जो कैटेगरी है उसके आधार पर तय कर रहे हैं। हमने कैंसिल किया है उसको कहीं और? हाँ, निश्चित रूप से वो तो सरकार की व्यवस्था है कि अगर सरकारी क्वार्टर कहीं पर बनने हैं तो अगली जगह पर बनेंगे, तो निश्चित उसमें कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे सौगात दिए, तो क्या हमारे सारे सौगात आपके कार्यकाल में दिए, आपने प्रभावित होकर दिए सौगात? देखिए ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म वर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते हैं कि चारधाम ऑल वेदर रोडें बनी है, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी है, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं, नया एम्स एक उधम सिंह नगर में बना है, देहरादून हो चाहे अन्य शहर हो या हवाई सेवाएं हो सबको अपग्रेड हुआ है, देहरादून का हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी उनसे लगाव है, उनको अपने परिवार का मानते हैं, एक परिवार के नाते प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसमें से कितना फीसदी हम पहाड़ में निवेश करेंगे? देखिए जो बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए तो चूंकि लैंड बैंक जो चाहिए वो हमारा 4 जिलों में उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग जो इंडस्ट्री भी पहाड़ों में जाएंगी, जो पहाड़ों में पर्यटन के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, उन सभी को प्राथमिकता देंगे और हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है केवल हमारे 4 जिलों के अलावा पहाड़ों में भी जाए। उसके लिए हम जिलाधिकारियों के साथ भी जल्दी ही बैठक भी करने वाले हैं। उन सभी को हमने पहले से ही ये प्रस्ताव भेजा हुआ है कि अपने अपने यहाँ पर क्या संभावना पर उनके यहाँ काम हो सकता है वो हमको दें। मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक मामला एक ऐसा मामला था जिसपे सरकार ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और उसके बाद पूरे देश भर में सरकार की तारीफ भी हुई, लेकिन जो अधिकारी थे, चरम सचिव की ही बात कर ले, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उनको भी हटाया गया, लेकिन अभी तक इतना लंबा समय हो चुका है, अब क्या स्टेप सरकार लेने जा रही है, क्योंकि न कोई ठोस प्रूफ मिल पा रहा है और न भी बहाली वाली, तो इस मामले में आगे सरकार क्या सोच रही है? देखिए जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उद्यान विभाग में सीधे जांच का मामला सामने आया है, भाजपा विधायक का नाम भी सामने आया है इस ऑर्डर में। अब तो माननीय न्यायालय में मामला है, जो भी माननीय न्यायालय को उस पर चूंकि अपना फैसला एक दे चुकी है और आगे जो भी आएगा चूंकि माननीय न्यायालय के जो आदेश होंगे उसके आधार पर कार्रवाई। एक सवाल है सर, पार्टी हाईकमान को लेकर वो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए समय मांगा, 3 राज्यों, तो कब कोई डेट आपने तय की है कि नहीं, वो एक्चुअली में इन्वेस्टर समिट होने के कारण से चूंकि मैं अभी तत्काल नहीं जा सकता था, इसके बाद अहमदाबाद और मुंबई का है, लेकिन मैंने पार्टी को अपना जो उन्होंने 5 दिन का समय कहा था कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देना है तो अपना कार्यक्रम में दे दूंगा। पार्टी जहां भी उपयोग समझेगी वहां पर सर, एक सवाल है सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर के सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन हमने देखा है साल 2017 से लेकर अब तक जो डिस्ट्रिक्ट में जो DIU के जो ऑफिसर हैं वो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री जो ऑफिसर हैं वो वहाँ पर बैठ ही नहीं रहे हैं, एक कर्मचारियों के बलबूते पर वो पूरा का पूरा कार्यालय चल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये इन्वेस्टर समिट इसीलिए हो रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी निवेश नहीं आ पाया है उस पर भी हम लोग पुनः निरीक्षण उसका करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे कि आखिर कहां पर हमारे स्तर पर कमी है। क्योंकि पहले से भी जब हम आज इन्वेस्टर समिट में जा रहे थे तो उससे पहले भी जो हमको सुझाव मिले थे कि भाई आपके नियम थोड़ा और अच्छे होने चाहिए, कुछ नए नियम होने चाहिए, नई पॉलिसीज होनी चाहिए, उन सभी को हमने किया। आपने ये भी अच्छा सुझाव दिया है। मीनाक्षी जी यहाँ पर बैठे नोडल अधिकारी तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल है, जनरली और के अलावा भी कम से कम 10 ऐसे पावर प्रोजेक्ट होंगे या उससे ज्यादा ही होंगे जो गंगा वैली और अलकनंदा के हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी शायद क्लियरेंस ऑलमोस्ट दे ही दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक केंद्र सरकार ने शायद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। GIS समिट जो होने वाला है उसके बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि किस तरीके से कहां पे जो कमी है उसको दूर करना है, ये भी निवेशकों द्वारा कहा गया है। इस बीच अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। अवैध शराब की रोकथाम के लिए कार्रवाई, आबकारी विभाग की ओर से अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभियान चलाकर की गई है कार्रवाई। 31 चेकपोस्ट पर वाहनों की हो रही है नियमित जांच। टोल फ्री नंबर 14405 पर कर सकते हैं शिकायत। अभियान चलाकर कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और ऐसे में बता दें कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 14405, इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। 31 चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच हो रही है और ये कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है शिकायत के लिए 14405 पे आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अवैध शराब की रोकथाम की कार्रवाई अब रायपुर में देखने को मिल रही है और इसी के तहत अब कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आबकारी विभाग की ओर से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 14405। और छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि द्वितीय चरण के लिए 5वें दिन 372 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 474 अभ्यर्थियों ने भरे हैं 740 नामांकन पत्र और 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए हैं ये नामांकन। 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे नामांकन दाखिल। तो बता दें कि 474 अभ्यर्थियों ने भरे हैं 740 नामांकन और 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए हैं नामांकन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है। कांकेर और कोंडागांव दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। फरसर गांव में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बस्तर दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। कांकेर और कोंडागांव दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ऐसे में बता दें कि बस्तर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। फरसर गांव में आम सभा को भी संबोधित करेंगे वो इस दौरान। तो बस्तर और बता दें कोंडागांव के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सूरजपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आमसभा को संबोधित किया। तो वही कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और तीनों विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद थे। उसी दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भूपेश बघेल ने लालू यादव से घोटाला सीखा है। किसानों को सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते, सिर्फ कुछ पैसे देकर श्रेय लेते हैं। सभी लोगों से मंच पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि रविशंकर। खड़गवा पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रक से 252 पेटी बियर, 263 पेटी विस्की जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आबकारी पुलिस संयुक्त रूप से शामिल रही। दरअसल पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग के द्वारा रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षकों को चुनाव आचार संहिता के दौरान थाना क्षेत्रों में संघ जांच को लेकर बैरियर लगाकर अवैध गांजा, शराब एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर विधिवत कार्रवाई
के लिए निर्देशित किया गया था। फिलहाल वाहन चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आईजी महोदय एवं श्रीमान एसपी सर के निर्देशानुसार चुनाव के मद्देनजर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान एसएसटी एवं एफएसटी की टीम द्वारा जरौंधा बैरियर में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें एक ट्रक जिसमें लगभग 515 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमती लगभग 31,28,520 रुपये है, जो अपने निर्धारित रूट से भटक कर दूसरे रूट में आ गई थी, जिसकी जब्ती करके आबकारी विभाग को सौंप दिया गया है, जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म खरीदने और जमा करने का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के अलावा कई राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रदेश की 90 सीटों में से अधिकांश सीटों में अपना प्रत्याशी उतारा है। साथ ही सर्वे आदिवासी समाज द्वारा बनाई गई पार्टी हमर राज पार्टी भी प्रदेश के तकरीबन 55 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के तहत धर्मतरी जिले के 2 विधानसभा सीटों पर हमर राज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जिसमें सिहावा जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित तो दूसरा कुरूद विधानसभा सीट सामान्य सीट है। और बता दें, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामदयाल उइके ने कोरबा में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले चुनाव में सभी लोगों तक चुनाव चिन्ह नहीं पहुंच पाया था, इसलिए कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब की बार त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में भाजपा को फायदा होगा। का जो माहौल था, भारतीय जनता पार्टी की चारों विधानसभा के एक बड़ा रैली के साथ मैंने पार्टी के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल किए हैं। जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अपने साधन से खुद चलकर आए थे। पूरा आस पास के क्षेत्र वाले भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग आए थे और ये सुनिश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है तो सरकार ही बनना। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।